आंसर्स को सुने और पॉइंट्स भी नोट रखें इसको। स्वागत है डॉक्टर साहब का। आपका परिचय अनिल जोशी जी कराएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से कि आपका परिचय हम सब साधकों को करवाएं। अनिल जोशी जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, आप सभी के लिए नमस्ते। ओम जी शांति। जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब दूसरी बार हमारे साथ आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब की यद्यपि वैसी मेडिकल वाली बैकग्राउंड नहीं है, परंतु आपने डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है बायोकेमिस्ट्री में जी, और एमएससी भी की है बायोकेमिस्ट्री में, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम बनारस हिंदू मनोविज्ञान यूनिवर्सिटी। विशेष रूप से आपका जी, और उस क्षेत्र में अनुभव भी है, विदेशों में भी हैं। सब लोगों को अगर चर्चा करें तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसी संबंध में बात यह हुई कि जो अभी आजकल जैसे ये चर्चा चल रही है चंद्रयान की और सब, तो ग्रहों का व्यक्ति के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये कोई बहुत थ्योरेटिकल चीज नहीं है। डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं उनको ल्यूनेटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा के का उनके मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उस आधार पर बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग ये जाने और फिर उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें, अपनी जीवन शैली को देखें। तो डॉक्टर साहब आगरा से हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज दोबारा हमारे बीच में डॉक्टर साहब शामिल हो रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि हो सकता है आप अपनी बात। ओके। नमस्ते। मैं एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो पिछले 2 दिन या कल ही डिस्कस हुआ था। मेरा प्राइमरी डोमेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिर न्यूरोबायोलॉजी। जो 3 पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट हैं अब्रॉड से, वो सभी अब्रॉड से थी। और अभी पिछले कई सालों से चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के समय में स्पेस एंथुसियास्ट या लाइक रॉकेट साइंस आई कैन से, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड दिस ऑल एस्ट्रोफिजिक्स, इस पर भी बात कर रहा था। अभी क्योंकि चंद्रयान अभी हमारा सक्सेसफुल लैंड किया और रॉबर काम कर रहा है वहाँ पर, लैंडर अपना काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो चंद्रमा ही याद आ रहा है सबको और चंद्रमा की बातें कर रहे हैं। अभी मैं करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीवी चैनल्स पे था, इंक्लूडिंग आज तक चैनल। जब लैंडिंग हो रही थी तब मैं आज तक पे ही था चित्रा त्रिपाठी के साथ। तो ये बार बार मन में वो आ रहा था कि चंद्रमा का क्या सिग्निफिकेंस क्या है। सो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताऊं। जैसे कि ये यूनिवर्स एंड कॉस्मोस बहुत बड़ा है, इट्स एवर एक्सपांडिंग, बढ़ता ही जा रहा है। उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम हैं, और फिर एक मिल्की गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर एंड अर्थ सिस्टम होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। तो हमारा जो सूर्य वाला जो सोलर सिस्टम है, उससे कहीं बड़ा गैलेक्सी है, गैलेक्सी से कहीं बड़ा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स एंड कॉस्मोस। तो हम सिर्फ सोलर सिस्टम में अगर घट के आ जाएं तो इसमें 8 प्लैनेट्स हैं। अभी प्लूटो को हटा दिया गया है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राइट, इस तरह से प्लूटो को स्टार का जो दर्जा था वो हटा दी, डाउनग्रेड किया। फिर हर 8 ग्रहों के अपने अपने मून हैं। मून नेचुरल मून मेरा मतलब, तो हमारे अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए एक ही मून है जिस पे भी चंद्रयान गया है। अब इसकी जो दूरी है वो करीब 3,84,000 किलोमीटर कहा जाता है, क्योंकि वो ऑन एन एवरेज है। अदरवाइज 2 डिस्टेंस होती हैं, एपोजी एंड पेरिजी। तो एपोजी होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है, तो ये अधिकतम जाता है 3,98,000 किलोमीटर। और पेरिजी जब नियरेस्ट डिस्टेंस होती है मून और अर्थ की, तो वो है करीब 3,58,000। तो इस तरह से 3.58 टू 3.98 के बीच वेरी करती है।
अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे शरद पूर्णिमा अभी आएगी, तो शरद पूर्णिमा वाला जो पीरियड है वो पेरिजी वाला पीरियड है, वो क्लोज टू अर्थ है, तो इसलिए हमें ठंडक जैसी ज्यादा लगती है। ओके, और इसी का एक और सिग्निफिकेंस है कैसे चंद्रयान मिशन जो जो भी है वो जुलाई अगस्त सितंबर में ही होते हैं मोस्टली, वो कभी जाड़ों में नहीं होते, क्योंकि तब वो एपोजी पर होता है, दूर होता है, तो हम 30-40 हजार किलोमीटर की दूरी बचाने के लिए, ईंधन बचाने के लिए मिशन अभी करते हैं। अभी जो चंद्रमा, ओके, तो अर्थ का एक ऐसे ही बृहस्पति का हो सकता है, वीनस का हो सकता है, उनके अपने अपने मून है। मून, अब जो अर्थ का जो ओरिजिन है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जबकि कॉस्मोस और बिग बैंग थ्योरी वो 12.5 बिलियन ईयर्स अगो है, 3 गुना ज्यादा। तो अर्थ इन कंपैरिजन टू होल यूनिवर्स थोड़ी नई है, मतलब 4.6 बिलियन। उसमें भी 4.3 बिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड दैट कुड बी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो अर्थ को हिट किया, और उस समय अर्थ एक गर्म गोला था, एक हॉट बैलून, एक हॉट बॉल था, क्योंकि तब लाइफ नहीं थी इस पर। तो ऐसे हिट किया होगा, और हिट करके उसने एक टुकड़ा तोड़ दिया अर्थ का, और वो टुकड़ा छिटक के दूर चला गया, करीब यही 4 लाख किलोमीटर के आसपास। अब स्पेस में कोई भी चीज जो होती है वो स्थिर नहीं होती, सबको अपना एक मोशन है, उसके 2 मोशन है, एक अपना ऑर्बिटल मोशन है और एक अलोंग द सम बिगर प्लैनेट। ये नेचर ने हमें सिखाया कि हमें अपनी लाइफ में भी डायनामिक होना चाहिए, हमें सिर्फ चलायमान होना चाहिए। चलायमान व्यक्ति, चलायमान मनुष्य, सिर्फ उसी को दुनिया याद करती है, आप ध्यान रखिए। ये जो नई चीजें अपडेट करता है, ये ब्रह्मांड से हमें सीखना चाहिए। अब वो मून अर्थ के अलोंग ऐसे घूमता रहा, जब ये बॉडी घूमती है तो फिर इरेगुलर शेप होते होते वो सर्किल के फॉर्म में आ गई। अब नेचर में हमेशा ये फिजिक्स का रूल भी है कि कोई भी चीज मिनिमम सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम को अचीव करने की कोशिश करती है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ स्फेरिकल वॉल का ही हो सकता है। तो ये इसका रीजन है कि पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सारे स्टार्स गोल है, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल। वो विद द टाइम ऑफ कोर्स वो घूम घूम के इस तरह से हो जाते हैं। अब मून भी ऐसे ही है। अब मून में देखेंगे तो 59% एरिया ही हमें दिखाई देता है, और 41% एरिया फार साइड वाला वो नहीं दिखता है। अभी अभी लेटेस्ट अगर मैं कंपैरिजन करूँ चंद्रयान 3 मिशन से, तो वो बैक साइड पर की ओर गया है, बैक साइड वाले एरिया में, और वो भी साउथ पोलर रीजन मींस नीचे वाले एरिया में 69.32 डिग्री, क्योंकि वो दूर है। अब देखिए यहाँ पे स्पेस में एक गैलीलियो एंड उससे पहले कैस्पर का भी एक लॉ है कि कोई भी 2 बॉडी स्पेस में अगर है, दुनिया में कहीं पे भी है, तो वो अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती हैं। अब ये जो पुल है, वो ऐसे सोचो कि 2 ह्यूमन बीइंग भी आपस में कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होगा। यही चीज चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी सभी की, तो एक दूसरे की ग्रेविटी है। अब जैसे अर्थ के केस में अगर हमने, तो अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उससे अपना पुल करती है। मून का 1/6 है। अब मून भी अर्थ को अफेक्ट करता है, तो अब ये शायद 2 या 3 हजार सालों से जब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन करता है, तो पहले एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशनल स्टडी करता था, मींस वो ये सोचता था कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ये रिपरकशन है, इसका ये इम्पैक्ट है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका यही रीजन होगा। जैसे कि करीब 5,000 सालों से ये देखने में आया कि जब जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा मीन्स फुल न्यू मून भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ज्वार भाटा में देखा समुद्र का लेवल ऊपर आता है, और वो पानी वॉयलेंट हो जाता है समुद्र का, क्योंकि अर्थ पर 70% ऑलमोस्ट वाटर है। तो इसका मतलब मून की ग्रेविटी यहाँ पे काम करती है जब वो चमक रहा होता है, जब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और ऐसे अमावस्या का अपोजिट होता है। फिर ये करीब 2,000 सालों से ये देखने में आ रहा था कि जो जो लोग जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर जैसे
एंजाइटी मीन्स जब नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं और नेगेटिव थॉट्स बढ़ बढ़ के फिर डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो डिप्रेशन में बॉडी स्लो हो जाती है, बॉडी स्लो हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा, स्लीपिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, वो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन में वो चीजों से बिल्कुल उल्टा हो जाता है जिससे कि व्यक्ति पहले प्यार करता था। जैसे पहले उसे कोई कोई एक चीज अच्छी लगती है, अब उसी से नफरत होना, दैट इज द करेक्ट साइन ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन इतना भी अधिक अधिक हो जाता है अभी कि लोग दे कमिट सुसाइड। ऐसा आप देखते हैं कोटा में, ऐसे ही एक एग्जाम्पल रहता है कि वहाँ पे प्रेशर रहता है पढ़ने का, तो that leads to the suicidal disorder। अब इसका भी ऑब्जर्वेशन लगातार ये शायद 2000 सालों की स्टडी में था। ग्रीक एंड रोमन जो पार्ट है जो यूरोप का, जहाँ पे सिविलाइजेशन तो इंडिक भी था, बट हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट्स वो जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए विद द टाइम, बहुत ज्यादा प्रिजर्व नहीं किए गए। वो लोग यूरोपियन अपना प्रिजर्व करके ज्यादा रखे। तो जहाँ पे भी हिस्ट्री की बात आती है तो हम ग्रीक मैथोलॉजी, रोमन एम्पायर, उनकी तो बातें कर लेते क्योंकि उनके प्रूफ हैं लिखे हुए। मोस्टली इंडिया के नहीं थे। जैसे कि नालंदा लाइब्रेरी का आपको पता है, वो 3 महीने तक जलती रही थी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए। तो ये चीज देखने में आ रही थी कि ऐसे ही पूर्णिमा के समय जो मेंटल डिसऑर्डर वाले केसेस होते थे, अब विद द सिंस टाइम एंटिक्विटी, डिजीज डिजीज एंड डिसऑर्डर ये होते रहे। तो डिजीज जनरली मेडिकल बायोलॉजी में डिजीज होती है जब कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी को अटैक करता है। जैसे कोविड-19 वाज अ डिजीज, आपको पता है पिछले 3 साल पहले जो सब हो रहा था वो वायरस के थ्रू था। एक होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर 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 एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक साथ कई सारी तरह के सिम्टम्स आते हैं। जैसे मेंटल डिसऑर्डर, अब मेंटल डिसऑर्डर में इट्स अम्ब्रेला टर्म, मतलब वो बिहेव प्रॉपर नहीं करेगा, टॉकिंग बिहेवियर इज चेंज। ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि या तो बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल डिजीजेस टुगेदर। एंड ऐसे सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम इज मोस्टली जेनेटिकल, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या आपने देखा होगा सिंडिक्टाइली जिसमें फिंगर्स टच रहते हैं किसी के। एक हेक्साडिक्टाइली होता है, इसमें 6 उंगली हो जाती हैं। सेप्टाडिक्टाइली 7 हो जाए। ओके, ये मोस्टली वो है। अब विद दिस टाइम पीरियड वो लगातार ये ऑब्जर्वेशन में था, ह्यूमंस के रहा होगा कि मून की जो जो तिथि है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती। इसका मतलब किसी व्यक्ति अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें वेरिएशन आता है। ये जो वेरिएशन था वो विद द टाइम चेंज भी होता है। अब 17th सेंचुरी से ऑनवर्ड यूरोप में हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल थे। आई डिड माय सेकंड पोस्ट डॉक डेनमार्क, तो डेनमार्क में भी एक मेंटल असाइलम था, उसका नाम भी ल्यूनेटिक हॉस्पिटल था। तो मैं वहां पे विजिट भी किया था क्योंकि मेरी पोस्ट डॉक इसी में थी। तो वो 17th सेंचुरी का था, 300 साल पुराना। वो ल्यूनेटिक वहां पे वर्ड भी लिखे हुए हैं। अब ल्यूना, मैं ये कल पढ़ रहा था कि ल्यूना ल्यूना से ही ल्यूनेटिक बना है। और ल्यूना ल्यूना इज अ फीमेल गॉडेस नेम, ओके, जो जो मून के लिए भी है। तो ल्यूना मिशन रसिया का है, रॉसकॉस्मोस का, आपको पता होगा। ल्यूना 25 जो भी क्रैश लैंड किया, तो ल्यूना मून का है। तो इसका मतलब ये लोगों को पता थी कि मून से इफेक्ट होता है। अब मून सबसे करीब है हमारे। मून ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा बॉडी है जो अर्थ से रेडियस में 1/4 है, या फिर वॉल्यूम से वाइज देखें तो 1/50। चंद्रमा छोटा है अर्थ की तुलना में, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। अब मैं एक फिजिक्स देख रहा था कि ये फिजिक्स ये कहती है कि एक आपने वो देखा होगा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। अब उसमें हम देखते हैं कि गामा रेज, एक्स रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड लाइट, इस तरह से
एक पूरा पूरा एक स्पेक्ट्रम है, फिर माइक्रोवेव आ जाती हैं। अब माइक्रोवेव वगैरह ये सब करती हैं ट्रांसमिशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन। इसके अलावा विजुअल लाइट हमें आंखों से दिखती है। विजुअल लाइट, अब विजुअल लाइट में भी 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ना ये जो रेज हैं वो लास्ट नहीं है। ये फिजिक्स ये कहती है कि इन द टाइम, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हो सकता है कोई और रेज भी पता चले। इसका एक एग्जांपल ये होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी आपने सुना होगा, जैसे कि आप मेरे को याद करें और somebody फार अवे, हजारों किलोमीटर दूर, वो भी फोन करके कहे कि मुझे अचानक से आपकी याद आ रही थी, या मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा नहीं लगा, या इस तरह का था। अब ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो साइकोलॉजी में कहते हैं कि ऐसा क्या है फोन या फिर टेलीफोन की तरह से कि मैसेज एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन को गया। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि जो माइक्रोवेव या जो भी गामा रेज, इस तरह की चीजें तो हैं अलग अलग वेवलेंथ इंटेंसिटी की, लेकिन इसके बियॉन्ड भी पॉसिबल है इन नेचर। इट इज नॉट द अल्टीमेट। सो अभी हो सकता है जब जब दो बॉडी स्पेस में है तो उनकी, हाँ, जितनी भी भारी बॉडी अगर होगी उतनी भारी होगी, या कोई हैवी चीज होगी वर्ल्ड में, उसका एक अपना रेडिएशन होता है, उसका अपना एक सिग्नेचर रेडिएशन या पोलरीमेट्रिक डेटा होता है। इसका एक एग्जांपल अभी चंद्रयान से लीजिए, जिसमें प्रोपल्जन मॉड्यूल पर एक पेलोड है, इसका नाम है शेप, SHAPE। उसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबिलिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो शेप एक अकेला ऐसा पेलोड है, प्रोपल्जन मॉड्यूल, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर ऑर्बिट में है मून के। अभी वो चंद्रमा की स्टडी के लिए नहीं गया है, वो उल्टा है। वो चंद्रमा को से कोई मतलब नहीं है, वो अर्थ की ओर देखेगा वहां से, मून से, और ये देखेगा कि अर्थ से, जो हमारी पृथ्वी से जो रेडिएशन आ रहा है, जिसमें जिसमें कोई भी एक तो पोलरीमेट्री लाइट और एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटा, वो जो रेडिएशन आ रहे हैं उनकी स्टडी करेगा। और वो स्टडी करके फिर वो दूसरी तरफ देखेगा, एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर मीन्स दूसरी गैलेक्सी की ओर, within the solar system also and out of this galaxy also। वो चारों तरफ देखेगा घूम घूम के कि भाई जैसा अर्थ का जो स्पेक्ट्रम है, मतलब जिस तरह की लाइट परावर्तित होके अर्थ से आती है, पृथ्वी से आती है, क्योंकि यहाँ पे तो जीवन है, तो वो और किस किस प्लेनेट से आ रही है दुनिया में, मतलब पूरे कॉस्मोस या गैलेक्सी में, वो उनकी खोज करके उनके पॉइंट बना देगा, रेफरेंस पॉइंट ले लेगा, कहेगा कि देखो इस तरह का एक ये तारा है, यहाँ से ऐसी लाइट आ रही है। तो वो हमें ये हिंट देगा कि इन फ्यूचर के अर्थ पे अगर ये जीवन है जिसका कि ऐसा सिग्नेटरी रेडिएशन का परावर्तन होता है, क्योंकि सन की लाइट तो सब जगह है, सन की लाइट टकराती है अर्थ से और फिर मून की ओर जाएगी। सिमिलर वे जैसे कि मून से टकरा के लाइट हमें आती है अर्थ पर, वो उन चीजों की स्टडी करेगा शेप इंस्ट्रूमेंट। शेप हमें ये बताएगा कि और क्या क्या प्लैनेट हैं भाई, वहां पर जीवन की संभावना है या हो सकता है, ये वो वाला काम। तो इसका मतलब हर प्लैनेट, हर बॉडी का एक सिग्नेटरी स्पेक्ट्रम परावर्तित होने वाला उसकी एक रेंज है। और लाइट का पोलरीमेट्री मींस पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज XYZ एंगल, अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस। ये वो डेटा है, तो स्पेक्ट्रम प्लस पोलरीमेट्री दोनों का स्टडी का है। इसका मतलब अगर मून पर जाके हम अर्थ को देख रहे हैं तो मून पर अर्थ का इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे ही मून को अगर हम देखें तो मून का अर्थ पर पड़ रहा है। इसका अलावा हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इट मीन्स जैसे कि इकोसिस्टम में सारे एनिमल होते हैं, ऐसे ही एग्जोस्फीयर में सभी के सभी प्लैनेट एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। अब इसमें स्टडी अगर आती है तो एस्ट्रोलॉजी की आती है। अब एस्ट्रोलॉजी में जो जो ब्राह्मण या जो जैसे हम दिखवाते हैं, वो वहां पे बताएंगे कि आपका बर्थ चार्ट ये था और आपकी लग्न ये है और आपका लग्नेश ये है। ऑल्दो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मैं बता दूं, जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ माँ के पेट से, तब उस समय की क्या सिचुएशन है। तो अब जैसा मैंने कहा कि स्पेस में कोई चीज रुक तो नहीं सकती अपनी जगह पे, अगर रुकेगी तो वो फिर वो फॉल ऑफ हो जाएगी।
फॉल ऑफ हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो, तो हर चीज मूव कर रही है। तो जब हम पैदा होते हैं तब ये मंगल, शुक्र, चंद्र, इन सभी की एक पोजीशन होती है, वो कहीं किसी पर्टिकुलर एक डिग्री एंगल पर है। अभी डिग्री एंगल, ये मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग इंडिया में रहा होगा कि आप उम्मीद करिए कि आर्यभट्ट जो थे, उनके समय, उनसे पहले भी जो हिंदू कैलेंडर होता था वो एग्जैक्टली ये बता दिया करता था कि सैकड़ों सैकड़ों सालों बाद भी कि ये फला फला दिन सूर्य ग्रहण होगा, फला फला दिन चंद्र ग्रहण होगा, या कब कब क्या होगा, या उनकी क्या एंगल है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इवन द स्पेस साइंस नाउ, it needs great and accurate exquisite knowledge of mathematics. बिना मैथ्स के कहीं कुछ नहीं होने वाला। इवन आई कैन से फिजिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है। अगर इसरो या नासा अगर जाएंगे तो वो जो भी बैठे हमें दिखते हैं कंट्रोल रूम से या मिशन ऑपरेशन कंट्रोल रूम से, मोस्टली हम ग्रेट, आई मीन उनकी मैथ्स अच्छी होगी। आप सोचिए कि वो मैथ्स की कैलकुलेशन करने में, क्योंकि मैथ्स एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। अभी जो ल्यूनेटिक हॉस्पिटल्स हैं वो 18th सेंचुरी तक उन्हें ल्यूनेटिक हॉस्पिटल इसलिए कहा गया क्योंकि वो चंद्रमा की पोजीशन से उनके बिहेवियर में चेंज आता था, और वही चीज उन्हें मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता। लेकिन अभी 20th सेंचुरी में अभी ल्यूनेटिक हॉस्पिटल्स या ल्यूनेटिक्स या ल्यूनेटिक पेशेंट, ये वर्ड हटा दिया गया है, और अभी इसे मेंटल डिसऑर्डर या कॉग्निटिव डिसऑर्डर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर वो है जिसमें कि कॉग्निशन लूज आउट हो जाता है, मींस पर्सन इज अनेबल टू फ्रेम द एक्चुअल वर्ड एंड बिहेव इन द एप्रोप्रिएट सिचुएशन। वो मतलब कॉग्निशन चला गया है। जैसे किसी वेरी ओल्ड एज पर्सन का आपने देखा होगा कि वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ रहे हैं, इस तरह से। तो अभी इसे वहां पे माना गया है, मेंटल डिसऑर्डर करके माना गया है। अभी अगर हम बात कर, अभी हाँ, एक चीज मुझे कल किसी टीवी चैनल, कल परसों की बात है, तो ये चंद्रमा की बात थी, तो मेरे साथ एक टीवी पैनलिस्ट, वो एस्ट्रोलॉजर थी, तो मैं साइंटिस्ट बैकग्राउंड का था, भारत 24 की बात है शायद ये। अब वो एस्ट्रोलॉजर थी, अब वो बार बार ये कह रही थी कि चंद्रमा एक ग्रह है और चंद्रमा पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये कहा था कि चंद्रमा ग्रह तो नहीं है, लेकिन हाँ पृथ्वी के करीब भी है, बड़ा बॉडी भी है, बड़ा है इम्पैक्ट। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चंद्रमा पे अगर ये चंद्रयान जा रहा है या ह्यूमंस अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं मून पर, तो इससे इससे हो सकता है कोई मेंटल डिसऑर्डर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, इन टोटलिटी, लाइक कंट्री पर या पूरे अर्थ पर। अब ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था, बहुत ही वेग लग रहा था, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इट जस्ट कंसेप्चुलाइजेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मून मून चलायमान मन को भी कहते हैं, मून से हमारी फ्लर्टीनेस जो होते हैं, कुछ फ्लर्टिंग टाइप के होते हैं, उनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। ऐसे ही मून जिनका स्ट्रांग होता है वो सुंदर होते हैं, क्योंकि मून को एक उसमें लिया जाता है, जिनका मून स्ट्रांग है एस्ट्रोलॉजी में, वो सुंदर होते हैं। चलायमान, हाँ चलायमान तो बहुत ही ज्यादा, चलायमान से मतलब है फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर और शोइंग द एक्सट्रीम्स ऑफ लव एंड हेट। तो ये मून जिनका स्ट्रांग होता है वो ऐसे ही होते हैं, वो एकदम से खूब प्यार भी करेंगे और एकदम से अपोजिट भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी स्टडीज हैं या जो रिपोर्टेड डेटा है, उसमें तय है कि मून का इम्पैक्ट बहुत ही वेरिएशन वाला है। इट्स लाइक अ ग्राफ ऑफ ट्रफ एंड क्रेस्ट। अब मुझे ये देखना होगा, या मैं भी ऑब्जर्व करूंगा ये जरूर, कि जितना अभी चंद्रमा के पास आ रहे हैं या चंद्रमा पर जो एस्ट्रोनॉट गए हैं या चंद्रमा पर अभी जाएंगे, तो क्या इनका मेंटल डिसऑर्डर से कोई कोई इश्यू आएगा क्या। क्योंकि इतना, जब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स या 1000 ईयर्स से अगर ये पता है कि मून ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन मेंटल हेल्थ को, और आप उसी को फिर उसके घर पे जा रहे हैं मून की, तो क्या असर पड़ेगा। अब ये बहुत जल्दी है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ हो जाए।
अभी मैं थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर बात करूं इन टोटलिटी, तो मेंटल डिसऑर्डर 1/8 कहा जाता है कि 8 में से एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का होता है। लेकिन मार्च 2020 में जब कोविड-19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, पहला लॉकडाउन फेज स्टार्ट हुआ था, फिर सेकंड थर्ड ऐसे चला। इससे ओवरऑल मेंटल डिसऑर्डर्स काफी बढ़ गए। इससे बढ़ा है क्योंकि ह्यूमंस एक्चुअली बहुत सारा ट्रेजेडी हुआ लोगों के साथ, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, लोगों की घर में जिससे नहीं बनती है बट उसके साथ रहना पड़ा, तो वो कन्फ्रंटेशन और भी बढ़े। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज वेरी केयरफुली ऑब्जर्विंग, एंड द रिसर्च आर्टिकल्स काफी बढ़ गए अभी इस पीरियड में, ये बताने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़े हैं, मेंटल डिजीजेस बढ़े हैं अभी इस 3-4 सालों के पीरियड में। अब इनमें से एक स्ट्रेस भी बढ़ा है लोगों का। स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ रहा है कि अभी जितना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है वर्ल्ड में, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाएगा, एंड न्यूअर एंड न्यूअर गैजेट्स आर कमिंग अप। अभी देखा होगा आपको, डिजिटल डेटा लॉस हो जाए तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा, क्रेडिट कार्ड खो गया तो टेंशन, मोबाइल फोन खो गया तो टेंशन, या मोबाइल फोन डेड भी हो गया तो भी एक टेंशन, स्ट्रेस बढ़ती है। लाइक हालत ये है कि अगर 2 या 4 घंटे अगर आपसे फोन ले लिया जाए तो पीपल बिकम स्टार्ट शोइंग स्ट्रेस सिम्टम। बट स्ट्रेस इज इन जनरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और स्ट्रेस टेम्परेरी है, स्ट्रेस को डी स्ट्रेस भी कर सकते हैं। अब स्ट्रेस के 2 तरह के होते हैं, डी स्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस वो है जब कि हम स्ट्रेस को लेके अच्छा आउटपुट दें, जैसे कि कल एग्जाम है मेरा और मैं रात को स्ट्रेस में इतना पढ़ लूँ, सब कुछ रिवाइज कर लूँ क्विक एंड कल अच्छे से मार्क्स लेके आऊँ, दैट टाइम इट्स कॉल्ड यू स्ट्रेस, EUSTRESS। वे स्ट्रेस को आप हथियार ऐसा बनाएं कि वो आपको फायदे में दे, मतलब आप और अच्छा करें। जबकि इसका एंटोनिम और अपोजिट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में क्या, आप टूटते जाए और ऐसे सोचे कि एग्जाम ही छोड़ दिया, या 10 बहाने बना लिए झूठे मूठे कि मेरी साइकिल का पंचर हो गया, मैं एग्जाम देने नहीं गया, ये हुआ वो हुआ, इस तरह का, वो डिस्ट्रेस है। अब स्ट्रेस के बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो डिप्रेशन आती है। डिप्रेशन में बॉडी स्लो हो जाती है और उसमें बातें कम करते हैं, अपनी अपनी चीजों को ओपन नहीं कर पाते, और बिल्कुल अपोजिट साइड दिखने लगती है कि जैसे कभी मूवीज कोई देख रहा है, मूवी टीवी देख रहा है तो बिल्कुल जीरो हो जाना, या किसी को बुक्स अच्छी लगती थी पहले, अब बुक नहीं पढ़ना। ओके, तो वो एंग्जाइटी में नेगेटिव थॉट्स भी भर जाते हैं, मीन्स हर चीज में नेगेटिव एंड पेसिमिज्म वो रहता है। जैसे कि हर चीज में आप ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा मेरे पे नहीं हो सकता, या या मैं फेल हो जाऊंगा, हर चीज नेगेटिव साइड पे जाए। एंड एंग्जाइटी के बाद फिर डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में बॉडी स्लो हो जाती है और ईटिंग डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, हेडेक होने लगता है, या माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की होती है। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर से एक पूरा मल्टीपल ग्रुप है। अभी जो मैंने कहा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें एक्सेसिव फियर, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है, एक्सेसिव वरी, चिंता होती है, रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस कम्स अप, ये मैं रीड कर पा रहा हूँ, एंड symptoms are severe enough to result in significant distress and significant impairment in functioning। और इसी में पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोसाइटी मतलब जैसे शादी या बर्थडे ऐसी पार्टी में नहीं जाना, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर मीन्स किसी से बचना, जो अपने दोस्तों से भी बचना, लाइक दैट। इसके अलावा मैंने अभी आपको डिप्रेशन बता ही दिया था। डिप्रेशन में बॉडी स्लो रहती है, फीलिंग सैड, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड एम्प्टी, पर्सन इज अनेबल टू स्पीक एंड शेयर द थॉट्स, एंड लोनलीनेस मतलब कमरे में बंद हो जाना, या सुसाइडल टेंडेंसी आना कि हम मर जाएंगे, इस तरह से कोई बोले। डिसरप्टेड स्लीप,
नींद का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जैसे कि मॉर्निंग में हम सब जगते हैं इन जनरल, लेकिन ऐसे लोग देर तक सोए, इस तरह की चीजें डिप्रेशन में आती हैं। अब ये कैटेगरीज लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अगर लॉन्ग परसिस्टेंटली रहती है तो फिर मेंटल डिसऑर्डर और प्रॉपर होने लगते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर। नाउ बाइपोलर मींस बाई मींस टू, बाइपोलर डिसऑर्डर मींस दो तरह के बिहेवियर करना, जैसे टू मच टॉकेटिवनेस एंड जैसे कि जिस मोमेंट पे जैसा बोलना है वो ही नहीं करना, जैसे कि एक्सट्रीम खुशी जताना, अगर किसी की ट्रेजेडी पीरियड है और वहां पे आप आवाज करके हिप हिप हुर्रे करें, यूफोरिया करें, लाइक दैट, इस तरह से रेकलेस बिहेवियर हो। एंड bipolar disorder में increased risk of suicide is one of the option, and people with bipolar disorder experience alternating depressive episodes with periods of maniac symptoms. Okay, इस तरह से bipolar disorder। इसी तरह से एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये वो होता है जिसमें कि किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, बैंकिंग थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, या एकदम से किसी नियर एंड डियर का ट्रेजेडी हो जाए, इस तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। तो एकदम से आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। और इसकी मेमोरी लॉस होने लगता है, बिहेवियर चेंज होता है, एंड वो भी अपने आप को एंड करना चाहता है अपनी लाइफ को, इस तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। ऐसी एक डिजीज है स्काइजोफ्रेनिया। स्काइजोफ्रेनिया करीब 300 लोगों में से कोई एक स्काइजोफ्रेनिक होता है, एंड स्काइजोफ्रेनिक पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, एंड स्किज़ोफ्रेनिया में भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड एक्सट्रीम एजिटेशन। ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ही होते हैं जिन्हें आपने देखा होगा, उन्हें चेन के साथ बांध के रखना पड़ता है, या हाथों को बांध के रखते हैं, या फिर मेंटल हॉस्पिटल में उन्हें मोस्टली सिडेटिव इंजेक्शन के साथ रखा जाता है, हर 8-10 घंटे पे एक इंजेक्शन देते रहते हैं। Right now I'm having my 3 PhD scholars with me, and एक स्टूडेंट स्किज़ोफ्रेनिया पर ही काम कर रहा है, so he is searching for a marker of schizophrenia in the saliva of human being। तो जो भी माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर के जो पेशेंट आते हैं मेंटल हॉस्पिटल आगरा में, वहाँ पे मेरे कोलैबोरेटर हैं, तो उनके सलाइवा कलेक्ट करता रहता है जिनको अर्ली सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कुछ ऐसे पेशेंट जिन्हें बहुत ही ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया है, वो दोनों के सलाइवा हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से चेक किए हैं, और कुछ प्रोटीन्स हमने फाइंड आउट किए हैं कि जो बिल्कुल ओवर एक्सप्रेस्ड हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, जबकि हेल्दी में नहीं है। तो इसका मतलब वो प्रोटीन्स आर द मार्कर, अर्ली मार्कर, एज अ बायोमार्कर वी कैन यूज इट। तो अभी इन न्यू फ्यूचर और माय सेकंड PhD स्कॉलर वो उन प्रोटीन्स को लेके हम ऐसी किट बना सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी किट होती है, यूरिन को डालते हैं, तो ऐसी कोई किट हम बना सकते हैं क्या, कि जिसमें कि यस और नो करके वो प्रोटीन अगर वेरिएशन दिखा रहा है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया के ओर जा रहा है, मतलब अगले 1-2 सालों में हो सकता है, या स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज के दौरान वो ठीक हो रही है कि नहीं। अगर प्रोटीन नॉर्मल लेवल पे आ रही है तो सर्टेनली वो स्किज़ोफ्रेनिया से दूर जा रहा है, इस तरह से। अभी एक डिसऑर्डर इस समय बच्चों में देखा जाता है, वो ज्यादातर बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में 2 चीज होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो भूख लगने पे भी आप खाना नहीं खाते हैं, और जैसे कि मॉडल्स एंड फिल्म स्टार्स या गर्ल्स who want to maintain slimy nature, वो भूख के साथ खाना नहीं खाती हो। एक इसका ऑपोजिट है बुलिमिया नर्वोसा। इन बुलिमिया नर्वोसा आदमी बहुत ज्यादा खाता है, ईटिंग डिसऑर्डर में एक्सेसिव ईटिंग, जैसे कि हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहना, इवन इन द नाइट। ऐसे भी लोग होते हैं जो रात को जगेंगे
रात को 2-3 बजे कुछ खाएंगे फिर सो जाएंगे। एंड मॉर्निंग में भी सबसे पहले खाने को चाहिए उन्हें जैसे जगते ही। दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर है, और ये अभी जो फास्ट फूड की हैबिट है, या जो बच्चे ओबीज होते हैं उनमें बुलिमिया नर्वोसा होता है, मतलब वो खाते रहते, तो वहाँ पे क्या किलो कैलोरी ज्यादा ऑब्वियसली यूज करेंगे बॉडी में, या ज्यादा खाएंगे तो दो एक्स्ट्रा किलो कैलोरी विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द फॉर्म ऑफ द फैट। अब पहले फैट वो बुटक्स, फिर टमी, फिर आर्म्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला एरिया, इनमें फिर डिपॉजिट होने लगता है एंड वो ओवीज बनाता है। इसके अलावा डिसरप्टिव बिहेवियर एंड डिसोशियल डिसऑर्डर, ये भी देखने में आता है। सो डिसरप्टिव बिहेवियर ये वो होते हैं जैसे जेल में, अगर हम देखें जेल में कुछ लोग देखा होगा कि वो इम्पल्स में आके कुछ क्राइम कर देते हैं, और वो फिर होल लाइफ उन्हें पछताना हो जाता है। मतलब 5 मिनट की लड़ाई में पता चला उन्होंने किसी को चाकू या गोली मार दी। ये इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं। बट ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग एकदम से वायलेंट हो जाते हैं। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस EI या इमोशनल कोशेंट, ये उसकी डिसरप्शन है। तो एज ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, या हम जैसे आप जैसे जो हम नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग माने, तो हमारा EI का एक पर्टिकुलर लेवल है, हमारा आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट। मतलब हमें टफ सिचुएशन दी जाए और इजी सिचुएशन, या हैप्पी सिचुएशन और सैड सिचुएशन, उनमें बैलेंस्ड काम करते हैं। आपने किसी बड़े आदमी को देखा होगा, वो जल्दी से गुस्सा नहीं होगा, जल्दी से खुश भी नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए, देयर शुड बी बफरिंग कैपेसिटी। बट कुछ लोग इसे एग्जैजरेट करते हैं, वो एकदम से भड़क जाते हैं, या अपनी सबऑर्डिनेट को अब्यूज करना, उन्हें मेंटली हरास करना, ये गलत है। दिस शुड नॉट बी सो। मतलब पहले तो IQ को मानते थे कि IQ is the one of the great marker for person's success, intelligence quotient. But in today's world, IQ is not only one criteria, it is actually mixed with the emotional quotient also. Like intelligent होना, IQ 100 में से 100 है suppose, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आपका EQ पुअर, आपको बात करना नहीं आता, या आपसे लोग एक बार मिलके दूसरी बार मिलने की कोशिश नहीं करते, तो उस सिचुएशन में ये EQ का प्रॉब्लम है। इसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, वो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं एक्चुअल में, जैसे कि ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल सेल्स। ये ब्रेन की जो एनाटॉमी है वो चेंज होने लगे। तो जैसे कि नॉन माइलिनेटेड डिजीजेस, इट कुड बी अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें न्यूरॉन की ही डेथ होने लगती है ब्रेन में। अब न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर न्यूरॉन्स ही कम हो रहे हैं, न्यूरॉन्स की डेड एकदम से प्रोपोर्शनेटली डेड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो फिर वो अल्टीमेटली क्या करेगा, हार्डवेयर को पुअर कर देगा। ब्रेन इज लाइक हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर पुअर है तो उसका सॉफ्टवेयर फिर डीअरेंज होने लगेगा, तो माइंड लेवल पे बात आ जाएगी और माइंड भी पुअर होने लगेगा। इस तरह से था। अभी मैं जो टॉपिक था स्टार्स का क्या फर्क है, वो मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया एक्चुअली। वो बीइंग फ्रॉम अ टिपिकल बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड मेडिकल साइंस, वो मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा था कि उनकी वक्र दृष्टि और इस तरह से कई वर्ड थे। लेकिन ये जो मुझे पता चला वो ये है कि जो भी हम रेडिएशन की बात करते हैं वो अल्टीमेट नहीं है अभी, वो बिल्कुल अल्टीमेट नहीं है। अभी बहुत सारी रेज हो सकती हैं जिनकी स्टडी हो। हमें ये भी नहीं पता, जैसे कि शेप मैंने अभी बताया इंस्ट्रूमेंट, वो जो ग्रहों से जो रेज आती हैं उनकी सन के परावर्तन के बाद की, उनमें इस तरह के सिग्नेटरी रेडिएशन कल को खोज होने लगे और वो हमें कुछ क्लूज दें। यही चीजें हमारी मेंटल साइकी को करती है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, ब्रेन इज मेड अप ऑफ अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रो एक्साइटेबल सेल। मतलब इसमें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपने सुना होगा, -70 मिलीवोल्ट, उसका एक्शन पोटेंशियल रन करता है, जिससे कि न्यूरॉन फायर करते हैं, न्यूरॉन फायरिंग कहते हैं। और न्यूरॉन फायरिंग से आपकी मेमोरी रिकॉल होती है, आपका बिहेवियर, पूरा बॉडी फंक्शनिंग करता है। अभी जो न्यूरॉन है पूरे ब्रेन में, 1.4 kg ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स अभी इरेगुलर शेप में, मतलब कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, लेफ्ट राइट, कोई लेफ्ट टू राइट सिग्नल भेजा है, कोई राइट टू लेफ्ट, लाइक दैट। अब ये जो ब्रेन है, उसके जो न्यूरॉन है, वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स, एक उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रह्मांड से कंपैरिजन आप करिए। ये मेरा अपना व्यू है, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड एंड कॉस्मोस में इतने स्टार्स हैं जो एक दूसरे को रेडिएशन दे रहे हैं, एक दूसरे के इम्पैक्ट में एक दूसरे देख पा रहे हैं। सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन में भी जो न्यूरॉन्स हैं वो भी इसी तरह से लेफ्ट राइट हो रहे हैं। तो इसलिए शायद ये वर्ड आता है कि ब्राह्मण या ब्रह्मांड। तो ब्रह्म मीन्स अनलिमिटेड, एक्चुअली ब्रह्म, शायद ये ब्रह्म का मतलब अनलिमिटेड होता है, मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो ब्रह्मांड की भी यही अनलिमिटेड लिमिट है कि वो इतना बड़ा है कि वो लाइक लाइट ईयर में बात करते हैं। ये तो 3.84 लाख किलोमीटर चंद्रमा की दूरी तो कुछ भी नहीं है। इससे तो पार होने में सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है लाइट को। सोचिए 1.13 सेकंड, लाइक 1.5 सेकंड के आसपास में आ जाएगा। अब आप सोचिए कि स्टार्स इतने दूर हैं कि ये तो 1.5 सेकंड का ये चंद्रमा, वहां तो 1 साल तक रेडिएशन चलता जाए, लाइट ईयर, उतनी फिर लाइट 1 साल तक प्रकाश की दूरी चलती जाए इतना दूर, उससे भी फिर कई प्रकाश लाइट ईयर दूर है। तो इसका मतलब हर चीज का इम्पैक्ट हर समय कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है। ऐसे ही ब्रेन की जो सेल्स हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, वो भी एक ब्रह्मांड की तरह है। तो शायद ब्रह्म से ब्रह्मांड या ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति को माना जाता है जिसकी अनलिमिटेड नॉलेज है, वो एक अथाह सोर्स है उसके पास इंफॉर्मेशन का। तो इस तरह से दोनों की सिमिलरिटीज इस तरह से आती है। अभी मैं बहुत ही इरेलेवेंट और एक स्ट्रीमलाइन में मैं बात नहीं कर रहा था, मैं एक स्टोरी टेलिंग के बारे जैसा बात कर रहा था आपसे। I have this much only to share with you right now, but now I will be happy to take on some questions and I will try my best to answer. Yes, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी जानकारी दी आपने। तो जिन जिन लोगों का क्वेश्चन है वो लोग अपना हैंड रेज करें ताकि हम प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर ले सकें। और हमारे ग्रुप में आदरणीय मलिक साहब भी हैं। मलिक साहब हमारे सीनियर हैं महिला पतंजलि के। तो सर यदि आप कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो, क्योंकि आपका टाइम भी बड़ा वैल्यूएबल है, आप जुड़े हुए हैं अभी, तो लास्ट तक आप जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे। यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। और मेरा ओम प्रणाम जी सर। रहा। और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा। हमें लगता था कि हम टेलीविजन के सामने बैठे हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। तो इन्होंने जो 4-5 दिन से जो चक्कर चला हुआ था वो आज सारा यहीं बैठ के बता दिया हमें, यानी कि हमारे घर में ही बता दिया सब कुछ। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और उससे ऊपर बता दिया, बल्कि जो ये रेज की ये सारी बातें हैं, हमारे डिसऑर्डर की सारी बातें हैं, वो तो कोई भी नहीं बताएगा। डॉक्टर साहब ने वो बता दिया। बहुत से लोगों को इससे ज्ञान मिलेगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम चल रही है और उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सारी पतंजलि भारत स्वाभिमान परिवार की तरफ से। और डॉक्टर अपने अनिल साहब और फिरोज बिटिया और इनकी पूरी टीम, इनका ज्यादा आभार, क्योंकि इनके सहारे, इनके प्रोत्साहन के कारण ही और इनकी मदद से ये सारा, ये हर संडे को हमें कुछ न कुछ एक इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं साधकों को
और कम से कम भी 70-100 तक साधक पहुंच जाते हैं। उनके माध्यम से उनके परिवार को, उनको दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को तो बहुत बड़ी एक सेवा का काम हो रहा है। इनका भी बहुत बहुत आभार और सारी पूरी टीम का। और डॉक्टर साहब आपका तो मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे हमारे बीच में आते ही रहें और ऐसे ही कृपा करते जरूर सर, मैं अभी मिक्स ऑफ नॉलेज बोल रहा था क्योंकि पिछले चंद्रयान जब से लॉन्च हुआ और अभी लैंड हुआ विक्रम लैंडर, इस बीच में करीब दर्जनों टीवी चैनल पे था, सभी हिंदी एंड इंग्लिश, न्यूज एक्स, कभी आज तक, कभी एवीपी, जीटीवी। तो वहां पे तो टिपिकल फिजिक्स बोलना था मुझे, इनकी मैकेनिज्म, इनके पेलोड, डिस्टेंस, लैंडिंग पैटर्न, फिर उसकी रब ब्रेकिंग फेस, दिस ऑल। इधर मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का है ऑलरेडी, 3 पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट अब्रॉड से और एमएससी पीएचडी। अब द ब्यूटी वाज दैट कि आई एम हैविंग माय इंटरेस्ट इन फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, but my basic foundation is over the biology. Over that, I can generate my alternative ideas, having a critical mind. अब ये critical mind होना, analytical abilities create करना, मैं उसके basis पे अभी story telling कर रहा था। It was totally stub knowledge, इसके कोई proof नहीं है, क्योंकि जो भी psychological parameters है, psychology वाली जो चीजें हैं, वो बहुत ही, वो सिर्फ सिम्टम्स में दिखती हैं, उनका डायरेक्टली नहीं दिखता। लेकिन ये तय है कि फ्यूचर में फिजिक्स इज नॉट अल्टीमेट। जो फिजिक्स की बुक्स हम बच्चे या कोई पढ़ते हैं अभी 12th की फिजिक्स, इट इज डायनामिक, एवरीथिंग इज डायनामिक, जस्ट लाइक ब्रह्मांड में हर चीजें मूव कर रही हैं, कोई चीज अल्टीमेट नहीं है। फिजिक्स में जो भी रूल, प्रिंसिपल या जो हाइपोथेसिस बनी है वो अनलिमिटेड नहीं है। फिजिक्स विल बी रीराइट विद द टाइम, 10-20 years। एक चीज और अभी मैं बता देता हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जितने भी फिजिक्स के रूल बने हैं वो अर्थ पर बने हैं, अर्थ पर रहने वाले वैज्ञानिक नहीं बनाए। न्यूटन, आइंस्टाइन सभी अर्थ पर रह रहे थे, राइट? हम भी अर्थ पर ही पढ़ रहे थे। ह्यूमन और होमोसेपियंस भी अर्थ पर रहने के लिए ही नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया। अब देखिए, अब एकदम से अभी स्पेस एक्स, नासा, जापान का जैक्सा, इसरो, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आदित्य L1 सूर्य की जाएगा, और उन्होंने वीनस मिशन के लिए भी कहा है, जो शुक्रायन कहा जाएगा। शुक्र की दूरी तो 400 गुना ज्यादा है मून से भी, और बहुत ज्यादा आगे। अब आप देखिए कि जो ह्यूमन अपनी चीज बना के वहां तक भेजेगा, क्योंकि वो ह्यूमन का काम सिर्फ अर्थ पर रहने के लिए था, पृथ्वी पर रहने के लिए ही बनाया था, चंद्रमा पर रहने के लिए नहीं बनाया मैन को नेचर ने, और शुक्र के तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब हम नेचर के, देखा जाए तो ये नेचर के शायद एक्सेप्टेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ह्यूमन माइंड इज हैविंग अनलिमिटेड क्यूरियोसिटी। ये बहुत ही फितरत इसकी अलग है। ये इसे हर चीज चाहिए। चंदा मामा के घर भी जाना है, वो तो चले गए। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चंदा मामा टूर के हो जाएंगे, अब दूर के नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इससे अर्थ पर क्या पड़ेगा? अभी जो पिछले समय एक थिंक टैंक है यूएस का, उन्होंने कहा कि हमारे जो एटॉमिक जो आर्सेनल है, वो यूएस से कोई कंट्री चाहता है कि वो चंद्रमा पर ले जाए जाएं या वहां पे चेक किए जाएं। अभी बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। मून पूरी पृथ्वी का है, उससे पूरी साइकिल चेंज हो सकती है, अमावस्या पूर्णिमा का इफेक्ट पड़ेगा। अगर मून को अगर ब्रेक कर दें हम एटॉमिक बॉम्ब या किसी से, मून अगर 2 हो गया तो पृथ्वी खत्म हो सकती है, और हो ही जाएगी, क्योंकि उससे लाइट नहीं आएगी। तो हम इन चीजों को कम से कम पर्टर्व करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये अनलिमिटेड की होड़, एक दूसरे से आगे जाने की होड़ इन चीजों को बढ़ाएगी, और अभी स्पेस रिसर्च बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि अर्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरे को देखेंगे। मतलब होना तो ये चाहिए था कि प्रॉब्लम हमने क्रिएट अर्थ पर ही की है, तो अर्थ पर ही सोल्यूशन ढूंढा जाता। अब आपने देखा होगा कि ल्यूनर मिनरल माइनिंग या माइनिंग प्रोजेक्ट, या फिर ल्यूनर वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, अरे पानी तो अर्थ पर ही इतना है कि 70% पूरा अर्थ पानी में, समुद्र पूरा पानी में। लेकिन अब हम वहां पे उल्टा ढूंढेंगे। ऐसे हम कह रहे हैं कि मिनरल्स और बहुत सारे जो रेयर मून एलिमेंट्स हैं, उन्हें मून से एक्सट्रैक्ट करके हम लाएंगे अर्थ पर। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब हम वहां के लिए नहीं, उसी चीज को हम ना परटर्व करें।
लेकिन ये होगा, ह्यूमन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने में मजा आता है। और एक प्रोवर्ब भी है कि हाँ, एक ये प्रोवर्ब, यस, हाँ, ओके ओके, सॉरी, मैं बहुत ही फिलोसॉफिकल कहीं कहीं जा रहा था, डेविएट हो रहा हूँ। ओके सर। हाँ, तो वैसे भी ग्रहों के बारे में तो हमारा विज्ञान बहुत पुराना ही है, जो आप सर ने बताया कि सबसे पहले का है, जी जी। तो ज्योतिष का तो हमारा नॉलेज इतना वास्ट है कि हमें पहले से हजारों ही पता सालों है से। किस दिन पूर्णिमा लगनी है, किस दिन अमावस्या है, ये तो बहुत सारा है। और जो हम 9 ग्रहों की पूजा भी करते हैं मन की हाँ, शांति के लिए, तो इस पर भी आप थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। ये सही है, ये सही है, बिल्कुल। ये एक्चुअली कोहेरेंस करने के लिए करते हैं जो पूजा होती है, नवग्रह पूजा। या फिर जैसे कि मैं 6 जून मेरा बर्थडे है, तो मुझे मुझे जो ज्योतिष जी ने बताया था कि मैं जैसे रविवार के दिन पूजा करूं, क्योंकि मैं रवि में हुआ। तो मुझे अब समझ में आता है कि जो रेज हैं, जो जो अननोन रेज हैं, क्वेश्चन भी नहीं करता, इस होप में कि शायद ये इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट करता होगा। तो इन ग्रहों के मैलेफिक और नॉन मैलेफिक या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। सो एस्ट्रोलॉजी इज साइंस। इवन इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ जी, उन्होंने अपने एक लेक्चर में अभी रिसेंटली कहा भी था कि जो जो भी स्पेस रिसर्च अभी हो रहा है, वो मैथमेटिक्स हमारा हजारों सालों पहले बोल चुका है। इवन मून की डिस्टेंस, मून की पोजीशन, मून का इम्पैक्ट, मून की दूरी, पृथ्वी गोल है, ये पहले बता दिया गया, और पृथ्वी सूर्य के अलोंग घूमती, ये हजारों साल पहले बताया गया। तो ये जो नॉलेज है स्पेस रिसर्च में, वो ये इन्हीं नक्षत्रों की साइंस से आती है। और अभी भी लोग ऐसा मानते हैं कि नासा या इसरो वहां पे वो इनपुट भी लेते हैं, आज के जो बड़े बड़े ज्योतिष या उनसे उनकी उनकी रिपोर्ट्स ली जाती हैं, उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और फिर उन्हें अपने साइंटिफिक डेटा में लेके कोरिलेट किया जाता है। तो मन की शांति होना, पूजा पाठ कराना, हवन यज्ञ कराना, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कोई भी चीज जो सैकड़ों या हजारों सालों से चल रही है, उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन में गलती से चली आ रही हो। हर चीज का एक कोई ना कोई रीजन होता है नेचर में, ये सही ही होगा। मैं एक्सपर्ट भले ही नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसे और एक्सप्लोर करूंगा इन चीजों को। नहीं सर, और थैंक ये यू। भारत सरकार भी चाहती है अभी कि हम अपने वैदिक इंडिक कल्चर, वैदिक सनातन हिंदू धर्म, इन चीजों को अनर्थ करें बजाय कि मॉडर्न साइंस के। क्योंकि बहुत सारी मॉडर्न प्रॉब्लम, मॉडर्न डे प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन उन चीजों में है आज भी। अभी भी इसरो भी हेल्प लेता है इन चीजों में, यस, ये तय है। जी आप सर, आज तक मैं जिस दिन दिखाई दे रहे थे कृष्णा त्रिपाठी जी के साथ, तो मेरा मन उसी दिन हुआ कि मैंने कहा सर को संडे की, क्योंकि हमारी क्लास में कोई डॉक्टर तब तक फिक्स नहीं हो पाए थे, तो मैंने सोचा उसी दिन था। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मैं काफी अच्छी 3 घंटे जानकारी दी। जी लाइव था। जी, और मैंने पी पूरा सुना था, साथ में सुनना था। और वो जो मेन पीरियड था लैंडिंग का, वो मैंने अपने हाँ मन से ही चॉइस में रखा था कि मैं आज तक पे जाऊं, क्योंकि आज तक का व्यूअरशिप शायद 40-50 करोड़ था। तो जी। मुझे पता थी। और उस समय बैकग्राउंड में हम स्क्रीन पर बार बार नहीं थे, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत फुटेज आ रहे थे, मोदी जी भी आ रहे थे, इसरो से फुटेज आ रही थी। लेकिन मैं हेल्प कर रहा था हमारी टीम को, एंड मैं उनको मदद कर रहा था, डेटा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और आदरणीय प्रेम मैकेनिज्म। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। आप भी इस फील्ड के ही है, फिजिक्स और मैथ। आपको देखा, मतलब आपका सेशन है, तो आई नॉट दैट आई हैव सीन यू ऑन आज तक। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो सिंगापुर में रहता हूँ, मैंने आपको देखा नहीं था, क्योंकि आज तक चैनल नहीं मैं देखता हूँ, अरे इसलिए मैं अरे, नहीं था। बट जो सब्जेक्ट था, इट हाँ, इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जैसे थैंक दीप जी ने बताया कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके वेरी बाद गुड। MBA ICW करके मैं सॉफ्टवेयर में रहा TCS के अंदर।
और अब यहाँ Yes. पे भी मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो हमारा एक Okay. ग्रुप है विच वी कॉल इट्स बियॉन्ड हेल्थ। Okay, Beyond Health. Okay. तो मतलब, और उसमें एक तो ये है कि जो माइंड हेल्थ वाली जो प्रॉब्लम है आपने बताई है, हाँ. कि आप वैसे 1/8 कह रहे हो, बट एक्चुअली अगर मैं सिंगापुर में ऑब्जर्व करूं तो इट इज लाइक वन हाफ। Okay. मतलब 50% ऑफ द पीपल हैव दिस माइंड प्रॉब्लम। हाँ. हर इट इज yes. नॉट 1/8, इट इज नॉट 12%, इट इज हाँ. 50%। उसकी प्रेवलेंस ज्यादा है. यस, और Yes. इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे, यूएसए और यूरोप में, तो हो सकता है 60%। हाँ. इंडिया अभी में अभी बढ़ हो रहा है. सकता है 20, हाँ अभी बढ़ अब रहा है। देखिए. इंडिया में हो हाँ. सकता है 15-20% ही हो। सर मुझे नहीं पता, जितना अभी मून मिशन स्टार्ट हो गए हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि अगर जितना मून के पास जाएंगे, मून को तंग करने पहुंच जाएंगे उसके नेचुरल सिस्टम से, इसका अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आई एम सॉरी बट आई जस्ट फोरकास्ट कि क्या अगर ये शास्त्रों में जो लिखा है और आप मून पर ही कॉलोनी बनाएंगे, मून पे कॉलोनाइजेशन, सर इतना तो अभी क्या ये वहां तक नहीं इम्पैक्ट नहीं पहुंचेंगे। पड़ेगा. अभी अभी आप देखिए, अभी रुकिए। मैं कुछ कहने वाला था। जैसे हाँ. आप फिलोसफिकल हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में, मैं भी फिलोसफिकल हो जाता हूँ, तो प्लीज ओके. एक्सक्यूज मी ए लिटिल बिट। फिर हमने बियॉन्ड हेल्थ के अंदर में ज्योतिष शास्त्र को स्टडी करना शुरू किया। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उसके अंदर हमने ज्योतिष शास्त्र को, फिर हमने जब ज्योतिष शास्त्र को स्टडी करना शुरू हुआ, हमें रियलाइज हुआ हमारी एस्ट्रोनॉमी की तो नॉलेज नहीं। फिर हमने फिर एक और टेंजेंट लिया, फिर हम एस्ट्रोनॉमी पे गए। सो वी एक्चुअली रोप्ड इन एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट। हाँ. फिर हमने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर नॉलेज करी, एंड देन वी केम बैक टू ज्योतिष शास्त्र। ये और सभी चीजें इंटर रिलेटेड हैं सर, और यस, कहीं ना कहीं इनके सबके क्लोज हैं. हाँ. करेक्ट। और फिर दूसरा, हमारे जो गुरुकुल के अंदर लॉर्ड मैकॉले के एक रिपोर्ट आप सभी जानते हैं कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हुई थी। हाँ. उसके बाद ही हमारा गुरुकुल का सिस्टम डिस्ट्रॉय किया गया। यस. उसी रिपोर्ट की वजह से मैकॉले जो एमपी थे, उनको लॉर्डशिप प्रदान की। बिकेम लॉर्ड ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट। और हाँ. उस रिपोर्ट की आर्काइव अवेलेबल है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी कोई डिस्कशन होता है, वो डेट डिस्कशन चला था। जो यूके के एमपी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे अबाउट द इंडियन गुरुकुल सिस्टम। ओ. तो उन्होंने बताया कि, मैं छोटा छोटा दे रहा हूँ क्योंकि बाकी और 40 लोगों के बारे में भी इनको पता लगे कि हमारी संस्कृति कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी, ये गुरुकुल जो है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? कहा जी, इसमें 55 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा जी, नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? तो उन्होंने बताया, नंबर 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, हाँ. नंबर 2 एस्ट्रोनॉमी। सर मैं इसकी बैटरी चार्ज पे लगा रहा हूँ, एक मिनट. हाँ, आप जारी रखिए सर, जारी रखिए. मैं बैटरी लगाइए। खत्म हो रही है. तो नंबर 2 सब्जेक्ट इज एस्ट्रोनॉमी, and after that, like chemistry was number 3, I think, if I am not mistaken. Chemistry was number 3, and then a different subject. तो उसमें 55 सब्जेक्ट में सारे ही सब्जेक्ट कवर किए गए थे जो आज के दिन भी एग्जिस्ट करते हैं। साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, सारे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर होते। फिर एक और सवाल पूछा गया कि बड़े से बड़ा गुरुकुल कितना है? तो उन्होंने कहा जी, बड़े से बड़े गुरुकुल के अंदर 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब उन्होंने बताया कि उन्होंने जब ये सारे सब्जेक्ट 55 में से उन्होंने 5-6 सब्जेक्ट के बाद उनका पेशेंस खत्म हो गया एमपीज का। हाँ. अभी सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर. तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा गुरुकुल कितना है? तो हाँ. उन्होंने कहा, बड़े से बड़े गुरुकुल में तो 20,000 बच्चे। हम्म. तो उन्होंने कहा, उसमें अध्यापक कितने हैं? उसने कहा जी, गुरुकुल में तो गुरु तो एक ही होता है। ओ. तो स- जो यस. जितने एमपी थे, वो समझ नहीं पाए कि केवल एक गुरु 20,000 बच्चों को कैसे पढ़ा लेता है। तो दैट वाज ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 20,000 बच्चों को इतने 55 सब्जेक्ट एक गुरु कैसे पढ़ा देता है। हम्म. मतलब हमारे यहाँ तो फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का टीचर अलग, बायोलॉजी का टीचर अलग, इंग्लिश का टीचर अलग, और आजकल तो सिंगापुर में तो प्राइमरी 1 के अंदर है सर, पहली क्लास के अंदर भी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला अलग टीचर आता है। पहले आप जब पढ़े होंगे, जब तो एक वो हाँ, होता था एक ही होता था. एक ही टीचर सब चीज पढ़ा दिया करता। और यहाँ पे एक गुरु 20,000 बच्चों को सारे 55 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हम्म. लोगों के मतलब, इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ द एमपीज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा जी, ऐसा है कि जो उसमें 8 या 9 साल के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है,
जो 8 साल के बच्चे आते हैं उनको 10 साल के बच्चे पढ़ाते हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं उनको 12 साल के बच्चे पढ़ाते हैं, जो 12 हो जाते हैं उनको 14 साल के। तो गुरुजी ऐसे सबको करते हैं डिफरेंट ओके डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से, और 55 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और गुरुकुल सारे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, हम्म सब इन हाउस रहते हैं, सारी व्यवस्था गुरुजी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी गुरुजी करते हैं। और गुरुकुल का नंबर उस समय, ये लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट है, समटाइम इन 1870 और समथिंग लाइक कुछ, मतलब मुझे अभी ईयर तो एकदम से याद नहीं है, हाँ, और उस सन की है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये प्रणाली खत्म नहीं होगी हिंदुस्तान को, तब तक हम हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते। ओह, एंड तभी इन्होंने डिस्ट्रप्शन किया था दैट पूरा इज हमें। व्हाई ऑल द गुरुकुल्स वर डिस्ट्रॉयड। और उस समय स्वामी दयानंद जी के शायद समय की बात है ये, स्वामी दयानंद जी उसके बाद की है क्या है, उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने गुरुकुल दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। हम्म, तो पहले उन्होंने गुरुकुल किए, लेकिन उसका कोई टेकअप नहीं था, इतना ज्यादा हुआ नहीं, एकदम से वो कर नहीं पाए, गुरुकुल के नाम से तो चला नहीं सकते थे। तो उन्होंने कुछ वो अपना जैसे ना सनातन धर्म के नाम से चलाया। फिर यस उन्होंने इसके बाद डीएवी स्कूल स्थापित किए। और आप सर। बताइए, आप लोगों को मालूम नहीं होगा डीएवी है क्या। हाँ, डीएवी यही है, दयानंद। मैं दयानंद उसके बोल आगे नहीं, सॉरी, धीसे ध्यान, मैं भी भूल गया। सो दयानंद एंग्लो विद्यालय। अच्छा, दयानंद एग्लो तो उन्होंने विद्यालय। रियलाइज किया कि दोनों को मिक्स करेंगे, जब तक नहीं मिक्स करेंगे तो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए वो डीएवी के नाम से, दयानंद एंग्लो विद्यालय के नाम से उन्होंने चलाए। और उसके बाद आज के दिन मोर देन 1100 इंस्टीट्यूशन है डीएवी के। तो हाँ, मैं केवल यही बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और मैं भी कोई अभी तो बहुत शुरू शुरू में अध्ययन किया है, लेकिन ग्रहों का असर है डिफरेंटली। हमारे कुछ एक माइंड हेल्थ हाँ, का, माइंड हेल्थ के ग्रुप में हमारे कुछ लोग डिप्रेशन में थे, तो उनके साथ मैंने फिर ग्रहों की, उनके जन्म पत्री दिखवाई और उनका ग्रहों का बताया, उसका उपाय किया। एंड आई टेल यू सर, इमीडिएट रिजल्ट आए उसके, लोगों के डिप्रेशन से बाहर आए। इसका मतलब जस्ट मेडिसिन पे नहीं जाने का, एलोपैथी, उन्हें उन्हें कॉम्प्लेक्स और या फिर कहीं मिक्स अब ऑफ जैसे मेडिकेशन आपने यूज करनी बताया कि चाहिए। किसी का मान लीजिए सूर्य का प्रभाव है, तो उसको रविवार को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जिसको हाँ, चंद्र का प्रभाव है उसको सोमवार को करना पड़ेगा। जिसका ऐसा मंगल कुछ का हो। प्रभाव है उसको मंगल को करना पड़ेगा। तो जिसका बुध का प्रभाव है उसको बुधवार को करना पड़ेगा। जिसका शुक्र का प्रभाव है उसको शुक्रवार को करना पड़ेगा। जैसे शनिवार को आपने देखा होगा तेल मांगने आते हैं ना, शनिवार में वो जो पहले आते थे, जब बचपन में आपने देखा होगा, यस तो सर, यस। शनिवार को ही आते हैं, हर रोज नहीं आते वो। हाँ, इसका क्या रीजन है? यस, वो शनिवार को ही आएगा, हाँ, और शनिवार उसका का। हर एक चीज के साथ रंग भी एसोसिएटेड, जैसे शनि का रंग काला है तो इसीलिए काले कपड़े का दान दिया जाता है। सोमवार को सफेद सफेद किया जाता है। तो सारी चीजें बहुत लिमिटेड वे में अभी स्टडी कर पाए हैं, और हम काफी उस पर लगे हुए हैं। और आप हम्म लोगों में से कोई भी इस तरह के ग्रुप से हमारा जुड़ना चाहता है तो बहुत वेलकम है। So और I मैं will be आपका, happy. I will be happy in some capacity. आप अरे सिंगापुर में सर, हैं, मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट। but उसमें हम मैं बियॉन्ड कुछ, वेलनेस में पतंजलि योगा सूत्र डिस्कस करते हैं, ज्योतिष हाँ, शास्त्र डिस्कस करते हैं, एस्ट्रोनॉमी डिस्कस करते हैं, या इस तरह के सब्जेक्ट है। और कोई नया सब्जेक्ट ग्रुप बताता है कि ये करो, तो फिर हम, भगवान की कृपा है सर, हमें एक्सपर्ट भी मिल जाते हैं उसी समय, जब हम चाहते हैं, जब एक्सपर्ट भी मिल जाते श्योर सर, मैं हैं। भी मेरा ये आपसे मानना है जुड़ूंगा, सर, कुछ नया माइंड हेल्थ सीखने के को अंदर, मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय माइंड हेल्थ के लिए है प्राणायाम, जो कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ। तो आप सब लोग एक्चुअली ये हाँ, पंत जी, यस अनिल जी प्राणायाम कराते हैं, तो मेरा सब लोगों से वो है कि आपके पास उपाय तो पंत जी और अनिल जी दे रहे हैं आप तो ये तो बस ये है कि, लेकिन मैं जरूर आपसे कनेक्ट करना चाहूंगा। मैं सिंगापुर में रहता हूँ, श्योर, एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू, एंड व्हाटएवर अदर पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन। मेरा बड़ा अच्छा श्योर सर। सौभाग्य है, आप सब लोगों से मिलता हूँ। पंत जी ने कनेक्ट कराया, और अनिल जी हमारे यहाँ एक नहीं बार, अनिल जी सबसे मिले थे हम सर, सब। अनिल जी सर आगरा आते रहते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान, मेरा आप घर भी आगरा में बहुत सर, पास में है, मैं आगरा। आप आगरा में हाँ, रहते हैं। यस सर। सो सर से ऐसी मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना स्नेह देते हैं बेटे जैसा, हाँ तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, ये तो अच्छा बहुत लगता बहुत है। स्नेह, हमारे घर भी आए थे बहुत, हाँ सरोज जी और अनिल जी, बहुत ही सुंदर जी, लगा। पंजी भी मिले जब मैं दिल्ली आया था, तो पंजी से सबसे मिला। जी, चलिए सर, तो बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी का सैटरडे को प्रोग्राम चलता है, वो मैं लिंक अपने ग्रुप में भी भेजता हूँ।
तो जी सर। डॉक्टर साहब मैं आपको भी सर आप मुझे ऐड कर सकते हैं जी अपने जी अपने जी ग्रुप मैं में, तो भेज दूंगा। अच्छा है और कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा जी एक दूसरे से। इसके अलावा हमारे और साधकों का कोई क्वेश्चन हो तो सब लोग मौन बैठे हुए हैं, कारण क्या है? या तो ज्यादा सब कुछ समझ चुके हैं या कुछ समझे नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है। जय श्री राम। जी सर जय जी। श्री राम। मैं डॉक्टर विजयानंद। ओके पहली सर। बात तो अरुण जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिवस है, और अरुण भी सूर्य को ही अरे कहते हाँ, हैं। हाँ तो मैं आपको टीवी, नमस्कार यस हो सर, गया। थैंक यू। दूसरी बार अभी आया था, डीएवी का क्या अर्थ है, हम्म, अधूरी बात बताई गई। दयानंद एंग्लो वैदिक, वी से ओ, वैदिक भी बनता है, चूड़ी से दयानंद वैदिक। एंग्लो वैदिक विद्यालय, ये है डीएवी। धन्यवाद। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इट इज एंग्लो वैदिक। क्योंकि पहले खाली वैदिक शुरू करा उन्होंने, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ स्वामी दयानंद जी के ग्रुप ने। लेकिन फिर इसके बाद एंग्लो वैदिक बनाया उन्होंने। पहले 3-4 साल 5 साल उन्होंने खाली वैदिक शिक्षा दी, फिर उसके बाद इन्होंने एंग्लो वैदिक शुरू। मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी सर, पहले 1 से 8 तक सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, वो विद्या भारती के स्कूल हैं, बट उनका भी अच्छा था वो प्रार्थना के साथ स्टार्ट करना। अभी मैं एक जज से मिला था, मैं स्टोरी बता दूं, वो मुझे नहीं पता था शादी में कि वो जज है। मैं जब मिला तो किसी ने कहा कि ये तो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो मैं एकदम से खुश हो गया, मैंने कहा सर आप जज हैं कि हाँ? तो मैं क्या, हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू, आप खाना खा लीजिए। फिर मैंने कहा कि आप प्लीज बुरा मत मानना, कोई मेरे पे वो धारा वारा मत लगा देना। तो बोले कि नहीं नहीं आप, मैंने कहा मैं न्यूरो बायोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने ये कहा कि जब आप डिसीजन लेते हैं और आपका जो साइकी होता है वो एक एक बहुत ही पैरामाउंट होना चाहिए, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं, इसलिए जज को कहा जाता है। तो बोले कि हाँ सही है। तो मैंने कहा मैं अगर आपको, अगर मैं हेड बन जाऊं, नेता या कुछ बनूं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप आधा घंटे मेडिटेशन करके अपनी सीट पे बैठने का जब आप डिसीजन लेते हैं। तो बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, प्राणायाम, तो आपके जो माइंड के जो न्यूरॉन्स है ना, वो पूरा जो सप्पल माइंडेड है ना, आपको जो घर से आए किचकिचबाजी, किसी की वाइफ, किसी बच्चे, यू शुड बी इन द फ्रेम ऑफ माइंड प्रॉपर। तो बोले कि आपके और क्या आइडिया? मैंने कहा आपका हर साल एक ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए, जितने भी जजेस होंगे, और एवरी डे जब आप अपनी चेयर पे बैठे जिस पे कि आप अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड समझते हैं, यू शुड मेडिटेट योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 10 मिनट विद क्लोज्ड आई। मैंने कहा नो मैटर आप ओम चेंट करें, आप अपनी जो भी इष्ट देवता है उसका करिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि यू आर नेक्स्ट टू गॉड, एंड न्यूरोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका माइंडफुलनेस सिचुएशन होना चाहिए। तो मैंने ये भी कहा कि आपका एक टेस्ट होना चाहिए बायोलॉजिकल। सपोज कोई पर्सन, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, आई एम सॉरी टू से, ऐसा कोई गलत ना ले क्योंकि कोर्ट की अवहेलना टाइप का कुछ हो। मैंने कहा आप घर से आए टेंशन में, घर से या किसी वाइफ का कुछ है, और आप पे जज ले रहे हैं, डे टाइम में जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो मैं किससे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैंने कहा आपकी एक बायोलॉजिकल किट बना दूं मैं, तो ये देखूं कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर है, तभी आप अपना जजमेंट दें। मैंने कहा यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आपको हम इतनी उम्मीद से देखते हैं, 10-20 साल वेट करते हैं, और आपका मेंटल साइकी क्या है उस समय, उससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। कितने लोग गलत तरीके से जेल को चले जाते हैं, और कितने मर्डरर होके भी वो मजे करते हैं दुनिया में। तो बोले कि आप प्लीज ये कहीं पे लिख देंगे तो ऐसा तो कोई तो पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगा। तो मैंने क्यों नहीं चाहिए, मैंने कहा या तो आप बिल्कुल सोलरली सेपरेट मानिए अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड, नहीं तो आप मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोबायोलॉजी की हेल्प लीजिए जुडिशरी में। तो उन्हें अच्छा लगा था, फिर मुझे अब तो दोस्त बन गए, बोले क्या यार तुम, ये आइडिया अच्छा था, ये आइडिया अच्छा भी था, मैंने इसे कंफर्म भी किया, लंदन में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि यस इट्स अ गुड आइडिया, जुडिशरी में ऐसा होना चाहिए कि उसकी मेंटल स्टेटस या स्ट्रेस लेवल हम चेक करते रहें, क्योंकि उसे डी स्ट्रेस सिचुएशन में ही होना चाहिए, तभी एक जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे न्यूट्रल वे में, अदरवाइज तो वाइज्ड हो जाएगा। आई एम सॉरी बट मैं कितना नहीं, सही था कोई बहुत जरूरी, बताइए? बहुत ये, जरूरी सर। ये तो हम ये लोग तो कहते हैं कि सभी का मेंटल वो सही होना चाहिए, इसीलिए हाँ, हमने जो है ऑनलाइन योगा और इसमें ला करके हम चाहते हैं कि सबका ही हो। वो तो सबके लिए जरूरी है, चाहे जज के शिक्षक लिए हो, तो चाहे स्पेशली आप ज्यादा मैटर सबके। करता है सर। मैंने जेल में मैं काम करता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर का मैं सेक्रेटरी हूँ, कलाम साहब मेरे भी गुरु थे।
जेल में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 35 साल तक जेल काट दिए गलत एक डिसीजन पे। वो किसकी गलती थी? वो किसको व्यक्ति कहेगा, उसका तो पूरा जीवन बर्बाद किया। तो इसलिए मेरा था टेंशन कि इन लोगों को जब कुर्सी पे बैठे अपने, तो आपका मेंटल टेस्ट होना चाहिए। ये तो कॉर्टिसोल लेवल हम चेक कर सकते हैं इमीडिएटली कुछ भी नॉन इन्वेसिव मेथड से। और आप मेडिटेशन करो, कम से कम 10 मिनट करके बैठो। भाई आपसे किसी की जिंदगी और उसका जिंदगी से भी एक पूरा परिवार बदल जाता है। जरूर सर। गाड़ी और चलाने वाला, रोड पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसका भी बहुत जरूरी है। चौराहे हाँ पर खड़ा हाँ, पुलिस या ऑफिसर, उन उसका सब भी लेवल बहुत पे भी जरूरी है। है, क्योंकि थोड़ी सी गलती पर कुछ भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आगे सर। आगे बताइए। डॉक्टर कर्नल सर है हमारे, पांडे जी। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ बता दिया कि लगता है कि ये जो साइकोलॉजी, डिप्रेशन वगैरह जो है, चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गया है। थैंक यू। और लिहाजा हम लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग तो बस प्रिजम्पशन पे जाते हैं कि अगर ये आपने बताया ये हो रहा तो मतलब ये होना चाहिए। बट एक चीज जरूर है कि जो आपने डे वाइज प्रेयर की बात की थी कि संडे को क्या होना चाहिए, मंडे को क्या होना चाहिए, जो बात चल रही थी, दैट्स रियली रियली वेरी इफेक्टिव। लाइक मैं खुद जब हम योगा करते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले तो मैं नहा धो के बैठूं। दूसरा ये होता है कि सूर्य नमस्कार करने के पहले सूर्य को जल जरूर चढ़ाता हूं, चाहे कुछ भी। तो इसीलिए लोग आप जब करते होंगे कि मैं तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मिसिंग होता हूं, तो सूर्य को जल चढ़ाता हूं। और जब से मैंने ये शुरू किया है, मैंने देखा कि जिंदगी में काफी परिवर्तन होता जा रहा है। मैं काफी काम, क्वाइट, सहनशील होता जा रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं कुछ तूफान मेल जैसा रहता हूँ। बट ऑल द नॉलेज दैट एवरीबडी हैज गिवन, स्पेशली फ्रॉम सिंगापुर, प्रेम प्रकाश जी का तो मैं भी सैटरडे को थोड़ा अटेंड करने की कोशिश करता हूँ जो टाइम मिल जाता है। और जो भी नॉलेज आज, इट हैज बीन फैंटास्टिक, बट totally confused because as far I'm concerned, I don't know anything. ये बहुत छोटा छोटा था इसके लिए, और इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। I hope I get some time and do that. But anyway, thank you very much. It has been a wonderful session. सर हमारे सबसे छोटे साधक हैं और सुबह 5:30 बजे से पहले ही, बल्कि 5:15 पर ही जुड़ जाते हैं और पूरा 7 बजे तक कंटिन्यूअस वीडियो ऑन करके योगा करते हैं, जिनसे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सर। कोई और नेक्स्ट? थैंक यू सर, आजकल जो मन के ऊपर असर होता है सभी एजेस के लोगों को, बच्चे, यंग पीपल और ओल्ड पीपल जो है, ज्यादातर ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये पार्किंसन, ये रोग जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? मन के ऊपर ये ग्रहों का प्रभाव या इफेक्ट होता नहीं, है? ग्रहों का तो इफेक्ट है, ये तो है, बट दैट इज बहुत ही माइन्यूट। लेकिन उससे कहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा है हमारे न्यूट्रिशन का। आई टेल यू, न्यूट्रासिटमिक्स। अभी जो न्यूट्रिशन है, बिकॉज इन कंप्यूटर देयर इज अ वर्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। व्हेन यू आर ईटिंग नॉन हेल्दी थिंग्स, जो कि अप्राकृतिक चीज है, जैसे कि कोई फ्रूट जो हमारे एरिया में 50 किलोमीटर में होता है या खाना होता है, मनुष्य को वही खाना चाहिए। ये नेचर में कहीं मैंने पढ़ा है। ये नहीं कि आप न्यूजीलैंड से कीवी मंगाएं और डेली सुबह सुबह कीवी खाएं। दैट इज रॉन्ग। वो टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए वो कीवी नहीं है। मेरे लिए शायद अमरूद और आम ही है, जो कि मेरे इस आगरा में है। ये नेचर का रूल है। और जो एग्जॉटिक फूड खाते हैं कि ये लंदन से आया है, ये वहां से आया है, ऑफिस के अलावा जितने भी आजकल की जो वेजिटेबल हैं उन सब में केमिकल, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन इज नॉट प्रॉपर। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो फिर बॉडी एंड माइंड एंड सोल, इन तीनों में बॉडी इज अफेक्टिंग। अब बॉडी इज द हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर सही नहीं है तो सॉफ्टवेयर रन होने में एरर आएगा। आई टेक दिस एनालॉजी लाइक दैट। स्ट्रेस का इफेक्ट है वो काफी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, कम है तो सही, वो तो मैं मानता हूँ, जैसा भी सर ने भी कहा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बॉडी का, तो हम हार्डवेयर को खराब कर रहे हैं अपने। मेरा मतलब, मैं इसे इसी लैंग्वेज में कहूँ। यस, मतलब खाने में, हमारे प्रदेश में जो फूड या फ्रूट्स मिलते हैं वही खाना चाहिए।
हाँ मैं आता हूँ, ओके, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आजकल जैसे मिलेट्स बोलते हैं। यस सर, वो नेचुरल जो भी हमारे, और देखिए टाइम टू टाइम भी खाना चाहिए, ये नहीं कि आम अगर जब पीरियड में मिलता है ना, आम को तभी खाएं। आम को आप जनवरी में खाइए, और ये आप दिखाइए कि मैंने विदेश से मंगाया और ये इतने डॉलर्स का है, प्रोबेबली बॉडी विल नॉट टॉलरेट इट। ये भी फैक्ट है। जब नेचर ने समय बनाया उसी पीरियड में खाइए, कोई पैसे का वो नहीं है, या जो चीज आपके पास अवेलेबल है मेरे ख्याल से। और ये जो खाने पीने का साइकिल है, नकली घी, नकली दूध, आजकल ये चीजें बहुत तेजी से, क्योंकि इसका रैपिड इम्पैक्ट बॉडी पर है, और बॉडी से फिर माइंड सोल पे भी, माइंड पड़ रहा है मेरा, तो सोल तो नहीं। माइंड के ऊपर। जी, और आजकल जो बोलते हैं मिलेट्स खाइए, तो ये मिलेट्स इज तीनों गुड, ही- मिलेट हाँ, इज गुड। मिलेट से हाँ, तो हाँ, काफी जियोपॉलिटिकल भी देखा जाए तो उससे क्या है, मिलेट वाले स्टेट को फायदा हुआ है, और मिलेट में फाइबर है, तो वो एक होलिस्टिक फूड के लिए वो मिलेट इज गुड। वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आई अप्रिशिएट। हाँ, उससे हाँ, गेहूं पे लोड बढ़ रहा था, गेहूं हर कोई खा रहा है, तो गेहूं कहाँ से आएगा? बाजरा को कोई नहीं पूछ रहा है। और बाजरा, फिर हाँ, नेचर में आज से कोई 50 साल पहले बोलते हैं, मेरे पिताजी भी बोलते थे तब, वो ये पूरे साल में अलग अलग तरह का ही अनाज खाते थे, पूरे साल गेहूं नहीं खाते थे, जो कि अब हो गया है। अब 365 दिन गेहूं का ही आटा रोटी बन रहा है। दैट इज नॉट गुड। ओके, और आजकल जो ओट्स वगैरह और क्या नहीं वो किनोई सब भी है, भी, दे शुड बी मिक्स, हाँ, एक्चुअली अलग अलग आइटम हाँ, होना हाँ, चाहिए मेरे ख्याल वो से। फॉरेन से जो आता है वो नहीं, वो पकाते, हमें वो अवॉइड नहीं करना खाना चाहिए। चाहिए। मेरा मतलब अवॉइड। वो तो पैसे वालों का है एक तरह से, ऐसे हाँ, कहें। हाँ, और वो उतना ये भी हमें नहीं, तो हमारे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? इंडियन। जी, ओके। नेक्स्ट दीपशिखा जी, आपका कोई क्वेश्चन हो मन में? हाँ, अभी सर 8 o'clock मुझे एक जी दूसरी जी जी, मैं वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी है। एक, अभी वो टीवी पर रहने से ना बहुत सारे जी, लोग बुलाए, तो आज मुझे हाँ। 4 मीटिंग करनी है। आपके साथ यदि शुरुआत हुई किसी है के दिन कोई की। क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम यहीं पर श्योर समापन श्योर करते हैं। सर, आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं सभी जी से। जी। आई विल बी हैप्पी टू टॉक एवरीवन। ज्यो- मैं आपसे सीखूंगा, ज्योति मुझे जी आप बल्कि हैं? होगी। ज्योति जी, जी सर, मैं हूँ, लेकिन हाँ मैं ज्योति जी, मैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा बिजी हूँ, आप डिपार्टमेंट कर दीजिए और तो जो है फूलों से स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो जानकारी मिली है वो अभी तक नहीं मिली थी हम लोगों को, तो मैं फूल से स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर। हरिओम। आपने बहुत ही अच्छा बताया ग्रहों के बारे में, थैंक जो यू। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एडिट था। तो मुझे आशा है कि सभी लोगों को, सभी साधकों को पसंद आया होगा। प्रेम प्रकाश जी का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उसमें और अपनी चीजें ऐड की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बैठते हैं ध्यान के लिए। आइए बैठे, कमर गर्दन विधि, ज्ञान ध्यान मुद्रा पर। सर, आई हैव टू लीव टू वन अनदर मीटिंग एट 8, तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you very much. धन्यवाद। God bless you. We'll speak to you later. सभी बैठेंगे ज्ञान